दोस्तों, आज की सीरीज एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो इंसानों को मारकर ऐसे गायब करता है कि FBI वाले भी उसको नहीं ढूंढ पाते। और इतना ही नहीं, जब उस किलर को पता चलता है कि उसकी वाइफ उसके साथ चीट कर रही है तो वो किलर अपनी वाइफ तक को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक ऐसी राइटर आती है जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। आखिर उस राइटर ने किलर के साथ ऐसा क्या कर दिया, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज पूरी देखनी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें हम एगी नाम की एक औरत को देखते हैं। इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एगी का अभी अभी एक कार एक्सीडेंट हुआ है और उसके पूरे चेहरे पर खून भी लगा हुआ था। तभी एगी के पास उसकी वाइफ शैली आती है और वो एगी से अपने बेटे कूपर के बारे में पूछती है, लेकिन एगी उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम एगी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पॉपुलर राइटर है जिसने अब तक ऐसी ऐसी किताबें लिखी है जो कि बेस्ट सेलर रह चुकी हैं। लेकिन जब से एगी के बेटे की मौत हुई है तब से एगी लिखने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी भी बुक को पूरा नहीं कर पा रही और उसका अपनी वाइफ शैली से डिवोर्स भी हो गया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से एगी को बुक लिखने में काफी मुश्किलें आ रही है। लेकिन तभी एगी के घर के बाहर दो बहुत ही खूंखार कुत्ते आ जाते हैं जो उसके दरवाजे पर आकर एगी के छोटे से कुत्ते पर भौंकने लगते हैं। इन कुत्तों को देखकर लग रहा था कि अगर दरवाजा खुला होता तो ये एगी और उसके कुत्ते को जिंदा चबा जाते। फिर वो घबराकर जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन तभी वहां पर दो आदमी आते हैं और उन कुत्तों को अपने साथ ले जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम रिक है वो एगी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर अगली बार हमारे कुत्ते तुम्हारे घर पर आए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। और फिर रिक वहां से चला जाता है। फिर एगी अपने कुत्ते को वॉक करवाने के लिए बाहर ले जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पड़ोस के घर में नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं। लेकिन तभी एगी के पास एक स्टैन नाम का आदमी आता है जो कि उसका पड़ोसी है। फिर एगी उससे पूछती है कि आखिर इस घर में कौन रहने के लिए आया है। फिर स्टैन एगी को बताता है कि यहाँ पर नाइल जर्विस नाम का एक आदमी रहने के लिए आया है। उसने इस जगह पर रहने वाले सभी को नोटिस भेजा है क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के पीछे वाले जंगल में जो कि खाली पड़ा है उसमें जॉगिंग पार्क बनाना चाहता है। अगर वहाँ पर जॉगिंग पार्क बना तो हम सब तो बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हारा क्या इरादा है। फिर स्टैन की बात सुनकर एगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको अपनी सोसाइटी में शांति पसंद थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके घर के आसपास कोई भी जॉगिंग पार्क बने। फिर वो जल्दी से अपने घर पर जाती है और नाइल का भेजा हुआ नोटिस देखती है, लेकिन एगी जॉगिंग पार्क के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, इसलिए वो नोटिस पर इतना ध्यान नहीं देती और उसको डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो इंटरनेट पर नाइल जर्विस के बारे में सर्च करती है और उसको पता चलता है कि नाइल जर्विस की पत्नी जिसका नाम मेडिसन है अचानक से गायब हो गई थी और आज तक किसी को भी उसकी खबर नहीं मिली। और मेडिसन के गायब होने का सारा शक नाइल के ऊपर ही है, लेकिन पुलिस के पास नाइल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए सिर्फ शक के आधार पर पुलिस नाइल को अरेस्ट नहीं कर सकती। ये सब जानने के बाद एगी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी नेक्स्ट डे जब एगी सो रही थी तो उसके दरवाजे पर वही कुत्ते आ जाते हैं और फिर से भौंकने लगते हैं। ये देखकर एगी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उन कुत्तों के मालिक रिक के पास जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि रिक और उसका एक साथी अपने कुत्तों को लेकर एगी के घर से निकल गए थे और जाते जाते एगी के घर के बाहर वाइन की बोतल भी रख गए। ये देखकर एगी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये सब नाइल जर्विस का काम है और वो कुत्ते भी उसी के हैं। फिर वो उस बोतल को उठाती है और सीधा नाइल के घर पर ले जाती है। लेकिन तभी एगी नाइल जर्विस की वाइफ नीना जर्विस से मिलती है। नीना एगी से बहुत ही प्यार से बात करती है और अपने कुत्तों को लेकर उससे माफी भी मांगती है। ये सब देखकर एगी नीना को कुछ भी नहीं कहती और वापिस अपने घर पर आने लगती है। लेकिन तभी नीना एगी को अपने घर के अंदर ले जाती है और वहीं पर फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात नाइल से होती है। फिर नाइल एगी को देखते ही पूछता है कि क्या तुमने मेरे भेजे हुए नोटिस को देखा। नाइल की बात सुनकर एगी कहती है कि मैंने तुम्हारे नोटिस को देखा था, लेकिन मैं जॉगिंग पार्क के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। फिर ये बात सुनकर नाइल एगी को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है और जब एगी उसके ऑफिस में जाती है तो नाइल उसको कहता है मैं जानता हूँ तुम नोटिस पर साइन करने के लिए पैसे चाहती हो, क्योंकि जब से तुम्हारे बेटे की मौत हुई है तब से तुमने एक भी किताब नहीं लिखी, इसलिए
अब तुम्हें अपना खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। नाइल की ये बात सुनकर एगी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसको कहती है कि तुम इस मामले में मेरे बेटे को मत लेकर आओ। मैं साइन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं हमारे घर के पीछे जंगल को बर्बाद होने नहीं देना चाहती। फिर गुस्से में आकर वो नाइल के घर से चली जाती है। फिर एगी एक ग्रेव यार्ड में जाती है। दरअसल आज के ही दिन एगी के बेटे की मौत हुई थी, इसलिए वो अपनी ग्रेव के पास उसको याद करने के लिए आई थी। लेकिन तभी एगी देखती है कि कूपर की ग्रेव के पास एक टेडी नाम का लड़का और उसकी माँ खड़े हैं। दरअसल टेडी ही कूपर की मौत का जिम्मेदार था, क्योंकि उस दिन टेडी बहुत ही ज्यादा पीकर ड्राइव कर रहा था और फिर उसका एगी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एगी तो बच गई लेकिन कूपर मारा गया। इसलिए आज टेडी को देखकर एगी उस पर भड़क जाती है, क्योंकि आज भी वो टेडी को ही कूपर की मौत का जिम्मेदार मानती है। टेडी की माँ एगी को टेडी से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन एगी तो उसके साथ हाथापाई करने पर उतर आती है। इतने में वहाँ पर शैली भी आ जाती है और एगी को टेडी से दूर कर देती है। फिर उन दोनों के जाने के बाद शैली एगी को समझाती है कि टेडी ने कूपर को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि वो एक कार एक्सीडेंट था, इसलिए प्लीज उसको भूल जाओ। फिर शैली भी कूपर के लिए प्रे करने के बाद वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एगी दोबारा से शैली को रोक लेती है, क्योंकि वो शैली से बात करना चाहती थी। फिर एगी शैली से पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रही हो। शैली जवाब देती है कि मैंने दोबारा से पेंटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि पेंटिंग मुझे मेरी पुरानी यादों को भुलाने में हेल्प करती है। तभी रात को एगी के पास उसकी एक एडिटर कैरोल का फोन आता है। एगी को लग रहा था कि शायद एडिटर ने उसकी अगली किताब के लिए फोन किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कैरोल ने तो सिर्फ एगी का हालचाल पूछने के लिए ही फोन किया था। तभी एगी कैरोल को बताती है कि मेरे पड़ोस में नाइल जर्विस नाम का एक आदमी रहने के लिए आया है, और उसका नाम सुनते ही कैरोल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो एगी को कहती है कि तुम उससे दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। फिर कैरोल की बात सुनकर एगी उसको कहती है कि नाइल के ऊपर अपनी वाइफ को गायब करने का सिर्फ शक है, ये जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। और फिर वो फोन काट देती है। फिर अगले दिन एगी के घर पर नाइल आता है और उसको अपने घर पर देखकर एगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नाइल एगी की लिखी हुई किताब पर साइन करवाने के बहाने एगी के घर में घुस जाता है। एगी भी नाइल की किताब पर साइन कर देती है। फिर वो मौका देखकर एगी को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है। पहले तो एगी मना कर देती है, लेकिन नाइल के ज्यादा जिद करने पर एगी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहां जाकर नाइल मजाक मजाक में एगी को कहता है कि अगर तुम्हें एक और बेस्ट सेलर किताब चाहिए तो तुम्हें मुझ पर एक किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा हूँ। लोग मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हैं। फिर बातों बातों में नाइल एगी को दोबारा से नोटिस पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन एगी इस बार भी नाइल को इनकार कर देती है। ये सब देखकर नाइल एगी को पैसों का भी लालच देता है, लेकिन एगी तो फिर भी मना कर देती है। फिर नाइल एगी से उसके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है और एगी कहती है कि उस दिन टेडी नाम का एक लड़का नशे में गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी का मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे बेटे की मौत हो गई, और आज भी टेडी आजाद घूम रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिली। फिर एगी को देखकर नाइल समझ जाता है कि एगी अभी भी टेडी से कूपर की मौत का बदला लेना चाहती है। तभी नाइल देखता है कि उस रेस्टोरेंट में बैठी एक औरत उसकी फोटो खींच रही है। फिर नाइल बिना कुछ सोचे समझे उस औरत के पास जाता है और अपनी फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत नाइल से झूठ कह देती है कि मैंने तुम्हारी फोटो खींची ही नहीं। ये बात सुनकर नाइल को गुस्सा आ जाता है और वो उस औरत के फोन को तोड़ देता है। अब नाइल की इस हरकत पे रेस्टोरेंट की सिचुएशन बिगड़ जाती है, लेकिन तभी नाइल का चाचा रिक वहाँ पर आकर सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर नाइल दोबारा से एगी के पास आकर बैठ जाता है और फिर वो दोनों एक साथ लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो एगी अपने कुछ दूरी पर टेडी को देखती है और उसको देखते ही एगी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। ये देखकर नाइल एगी से पूछता है कि क्या ये वही टेडी है जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे की जान गई। एगी कहती है हाँ, ये वही टेडी है और ये शहर काफी छोटा है, इसलिए मुझे ये दिन में कई बार मिल जाता है। फिर एगी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन नाइल काफी वक्त तक टेडी को ही घूरता रहता है, जैसे अब वो टेडी को मारकर एगी का बदला लेने के बारे में सोच रहा हो। तभी रात को जब एगी सो रही थी तो उसको अपने घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब क्योंकि इस वक्त बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए एगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और दरवाजे पर देखने जाने से पहले अपने हाथ में एक चाकू भी उठा लेती है। फिर जैसे ही एगी मेन गेट के पास जाती है तो देखती है कि दरवाजे पर ब्रायन अबोट नाम का एक FBI एजेंट खड़ा है, जो कि काफी ज्यादा नशे में है। उसको देखकर एगी चाकू नीचे कर लेती है। फिर ब्रायन उसको कहता है कि मैंने तुम्हें नाइल जर्विस के साथ लंच करते हुए देखा था,
इसलिए मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ कि तुम उससे दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। ब्रायन की ये बात सुनकर एगी उससे पूछती है कि क्या अभी भी मेडिसन के केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि वो केस बंद हो गया है। लेकिन ब्रायन एगी को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर एगी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो इंटरनेट पर ब्रायन एबोट के बारे में भी सर्च करती है और तब उसको पता चलता है कि जार्विस के केस में लीड इन्वेस्टिगेशन ब्रायन एबोट ही कर रहा था। लेकिन फिलहाल वो केस बंद हो चुका है, क्योंकि मेडिसन की लाश कहीं पर भी नहीं मिली। फिर अगले दिन सुबह जब एगी के पास शैली का फोन आता है तो शैली एगी को बताती है कि टेडी ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी और अभी तक पुलिस को उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। शैली की ये बात सुनकर एगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर शैली उसको समझाती है कि शायद टेडी की लाइफ में कुछ बुरी चीजें चल रही होंगी, इसलिए तुम उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मत समझना। लेकिन एगी तो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो बीच में ही शैली का फोन काट देती है। तभी उसको नाइल जार्विस की याद आती है, क्योंकि कल वो रेस्टोरेंट के बाहर टेडी को अजीब तरीके से घूर रहा था। अब एगी को कहीं न कहीं नाइल पर ही शक होने लगता है कि जरूर उसी ने टेडी को मारा होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं एगी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां से टेडी ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। एगी देखती है कि उस जगह पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर वो टेडी की मां के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन टेडी की मां एगी को देखते ही उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और पुलिस को कहती है कि इसी ने मेरे बेटे को सुसाइड करने पर मजबूर किया है। टेडी की मां के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए एगी दोबारा से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। फिर वो सीधा नाइल के घर पर जाती है और वहां जाकर उससे मिलती है। नाइल कहता है कि मैंने भी टेडी के बारे में सुना था कि उसने अपनी जान दे दी, अब तुम्हें रोज रोज उसको देखना नहीं पड़ेगा। और इतना कहने के बाद नाइल वहां से चला जाता है। अब नाइल की ये बात सुनकर एगी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब तो उसको पक्का यकीन हो गया था कि नाइल ने ही टेडी को मारा है। फिर एगी अपने घर पर आ जाती है और FBI एजेंट ब्रायन के पास फोन करती है, लेकिन ब्रायन तो अपनी बॉस एरिका के साथ मजे कर रहा था। फिर जब ब्रायन फोन उठाता है तो एगी कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नाइल के बारे में बात करनी है और मेरे पास उसके बारे में एक खबर है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। अब एगी की बात सुनकर ब्रायन उसको सेंट्रल पार्क में आने के लिए कहता है और खुद भी जल्दी से सेंट्रल पार्क पहुंच जाता है। फिर जब वो वहां पर एगी से मिलता है तो एगी उसको सारी बात समझाती है और कहती है कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे बेटे की मौत हो गई थी और हमारी गाड़ी का जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में टेडी बैठा था, लेकिन फिर भी उसको कोई भी सजा नहीं हुई। लेकिन कल जब मैं नाइल के साथ लंच करने गई तो ये बात मैंने नाइल को बताई और फिर जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आने लगे तो हमें वहां पर टेडी भी मिल गया। फिर नाइल टेडी को बहुत ही बुरी नजरों से घूरने लगा, जैसे वो उसको मारना चाहता हो, और काफी देर तक उसको घूरता ही रहा। और आज सुबह जब मैं नाइल से मिलने के लिए गई तो उसकी बातों से लग रहा था कि उसी ने टेडी को गायब किया है और वो चाहता है कि मैं उसको शुक्रिया कहूँ। ब्रायन जब एगी की ये बात सुनता है तो वो उसकी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि एगी की कहानी बहुत ही बेतुकी लग रही थी और अगर ब्रायन सिर्फ शक के आधार पर नाइल पर कार्रवाई शुरू करेगा तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास नाइल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। फिर ब्रायन एगी को अगेन समझाता है कि नाइल बहुत ही खतरनाक आदमी है और तुम उससे जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम तो पहले ही जी जान से कोशिश कर चुके हैं लेकिन हमें उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। और इतना कहने के बाद ब्रायन वहां से चला जाता है। फिर एगी उसी पार्क में हो रहे एक प्रोटेस्ट में जाती है जो कि जार्विस यार्ड्स के ऊपर हो रहा था, क्योंकि ये लोग दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। फिर रात को जब वो अपने घर में बैठी थी तभी उसको याद आता है कि नाइल ने उसको अपने ऊपर किताब लिखने के लिए कहा था और यही एक सबसे अच्छा तरीका था कि वो नाइल के बारे में पता लगा सके कि वो कैसा इंसान है, और इस तरीके से वो नाइल के साथ रहकर टेडी की मौत के बारे में भी पता लगा सकती है। फिर वो अपने एडिटर कैरोल के पास जाती है। कैरोल जब एगी को अपने ऑफिस में देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद एगी कोई किताब लिख कर लेकर आई है जिसका वो पिछले 2 सालों से इंतजार कर रही है। लेकिन एगी कैरोल को बताती है कि पिछले 2 सालों में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। फिर एगी की बात सुनकर कैरोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है,
क्योंकि बहुत वक्त से एगी कैरोल से झूठ बोलती हुई आ रही थी कि मैं बुक लिख रही हूँ, बस कंप्लीट होने में थोड़ा ही समय बाकी है। फिर एगी कैरोल को कहती है कि फिलहाल तो मेरे पास कोई बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं जब नाइल जार्विस से मिली तो उसने मुझे अपने ऊपर किताब लिखने का ऑफर दिया, और अगर मैं नाइल के ऊपर किताब लिखूंगी तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि नाइल फैमिली अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हैं जिनके बारे में लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं। अब एगी का आइडिया कैरोल को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन कैरोल एगी को संभल कर काम करने के लिए कहती है, क्योंकि नाइल के साथ काम करना मौत को गले लगाने जैसा होगा। फिर उसी रात एगी नाइल के घर पर जाती है, और वहां पर जाते ही वो नाइल को कहती है कि मैं कल जार्विस यार्ड्स पर हो रहे प्रोटेस्ट पर गई थी, वहां पर कुछ लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेइज्जत कर रहे थे। फिर एगी की बात सुनकर नाइल उसको कहता है कि ओलिविया नाम की एक औरत उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, जो कि एक काउंसिल वुमन है, और ये प्रोटेस्ट करके वो लोगों से सिंपैथी लेना चाहती है ताकि लोग उसको पसंद करके मेयर बना दें। फिर एगी अपने असली मुद्दे पर आती है और नाइल को कहती है कि आज मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद आई, जब तुमने मुझे अपने ऊपर किताब लिखने के लिए कहा था, और फिर मैंने उसके ऊपर बहुत गौर किया, और अब मैं तुम्हारे ऊपर किताब लिखना चाहती हूँ। अब इस किताब के जरिए तुम खुद को निर्दोष भी साबित कर सकते हो। जो दाग तुम्हारे ऊपर लगे हैं तुम उनको हटा सकते हो, क्योंकि बाहर के लोग तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत समझ कर बैठे हैं। और अगर ओलिविया मेयर बन गई तो उसके बाद तुम जो भी काम करोगे तुम्हारे हर एक काम के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, इसलिए तुम इस किताब के जरिए अपनी कहानी लोगों को बता सकते हो। अब नाइल को कहीं न कहीं एगी पर शक था कि इस किताब के पीछे उसका कोई और मकसद है। फिर एगी उसको समझाती है कि मैं जिस किताब पर पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ, मुझे उसको पूरा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मैंने उसको पूरा कर भी लिया तो लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी किताब पर काम करूँ जिसको लिखने में मुझे भी काफी मजा आए और लोगों को पढ़ने में उससे भी ज्यादा मजा आए। फिर नाइल एगी की बात समझ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोच कर बताऊंगा। फिर एगी नाइल के घर से चली जाती है। तभी नेक्स्ट डे एगी के घर पर नीना आती है और वो एगी के लिए पास वाली बेकरी से खाने का सामान लेकर आई थी। अब एगी को नीना का ये गेस्चर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर नीना एगी को अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है और एगी भी नीना को मना नहीं कर पाती और वॉक पर जाने के लिए मान जाती है। फिर एगी अपने कपड़े बदलने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी नीना एगी के घर पर एक पेंटिंग देखती है जो कि नीना को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। दरअसल नीना एक आर्ट गैलरी चलाती है और वो ऐसी ही काफी सारी पेंटिंग्स को अपनी आर्ट गैलरी में बेचती है। तभी वहाँ पर एगी भी आ जाती है और नीना उससे पूछती है कि ये पेंटिंग किसने बनाई। फिर एगी नीना को कहती है कि ये पेंटिंग मेरी एक्स वाइफ शैली ने बनाई थी और वो ये काम बस शौक के लिए करती है। इसके बाद वो दोनों वॉक पर चली जाती है। वॉक के दौरान नीना एगी को कहती है कि नाइल ने मुझे बताया कि तुम उस पर किताब लिखना चाहती हो। तुमसे पहले और भी कई राइटर्स ने नाइल को ऐसे ऐसे ऑफर दिए हैं, लेकिन नाइल ने सभी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो तुम्हारे ऑफर के बारे में सोच रहा है। फिर नीना एगी को कहती है कि नाइल इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना बाहर के लोग उसको समझते हैं, और उसने अपनी पहली वाइफ मेडिसन को नहीं मारा क्योंकि वो मेडिसन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और मैं भी मेडिसन से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ 9 सालों से उसकी फाउंडेशन में काम भी कर रही थी। और मेडिसन के मरने से पहले नाइल और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था। फिर उसके मरने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। इस समय एगी नीना की ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। दूसरी तरफ रिक एगी के घर में चोरी छुपे घुस जाता है और उसके पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तभी रिक को एगी के डेस्क पर एक नोट मिलता है जिसके ऊपर ब्रायन एबोट का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर रिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी एगी भी अपने घर पर आ जाती है और उसको शक हो जाता है कि जरूर उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई आया है, इसलिए वो अपने पूरे घर को चेक करने लगती है। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर जाती है जो कि खुली हुई थी, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन कमाल की बात यह है कि रिक भी उसी कमरे में छुप कर बैठा हुआ था और उसके जाते ही वो एगी के घर से निकल जाता है। रिक ने यहाँ इतनी सफाई से तलाशी ली थी कि एगी को भनक तक नहीं लगती कि कोई उसके घर में घुसा था। फिर रात को नाइल एगी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे ऊपर किताब लिख सकती हो। नाइल की बात सुनकर एगी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ब्रायन अपनी बॉस एरिका से मिलता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। फिर एरिका ब्रायन को कहती है कि मैं और मेरा पति फ्रैंक दोनों अलग हो रहे हैं, और ये बात सुनकर ब्रायन को काफी ज्यादा बुरा लगता है
क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद एरिका और फ्रैंक का डिवोर्स उसकी वजह से ही हो रहा है। लेकिन तभी एरिका जैसे ही ऑफिस से बाहर जाती है, उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर रिक बैठा हुआ था और वो एरिका को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम रिक को देखते हैं जो अपने भाई मार्टिन के पास जाता है और उसको एगी के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ एगी भी नाइल के साथ किताब लिखने के लिए उसकी लाइफ के बारे में सवाल कर रही थी। फिर नाइल उसको अपने पिता मार्टिन के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पिता को सिर्फ अपनी जनरेशन बढ़ाने से मतलब है। जब उनको पता चला कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए तो उन्होंने अपने बच्चे पैदा करने के लिए दूसरी शादी कर ली और फिर आईवीएफ से उनको 2 जुड़वां बच्चे हुए जो अगले संडे पूरे 8 साल के होने वाले हैं। फिर एगी नाइल से उसकी माँ के बारे में पूछती है। फिर नाइल एगी को बताता है कि मेरे बाप को सिर्फ बच्चे चाहिए थे और काफी सारे मिसकैरेज होने के बाद मैं हुआ। फिर मेरे होने के बाद भी उनको काफी सारे मिसकैरेज हुए जिस वजह से उनका इतना ज्यादा खून बह गया कि कुछ वक्त बाद उनकी मौत हो गई। एगी को नाइल की माँ के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो वापस अपने घर पर आ जाती है और किताब लिखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नाइल अपने डैड मार्टिन के पास जाता है। नाइल को देखते ही मार्टिन नाइल से सवाल करता है कि तुम मुझे अपनी किताब के बारे में कब बताना चाहते थे? मैंने तुम्हें यहाँ से इसलिए भेजा था ताकि तुम जारविस यार्ड्स खत्म होने तक सुर्खियों से दूर रहो, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते हो। फिर अपने बाप की बात सुनकर नाइल मार्टिन को कहता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है और मुझे एगी पर पूरा भरोसा है। दोनों बाप बेटा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक काउंसिल मैन आ जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स ओलिविया को वोट देने के लिए राजी हो गए हैं। ये बात सुनकर मार्टिन और नाइल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर इस बार ओलिविया मेयर बन गई तो वो जारविस यार्ड्स का काम बंद करवा देगी। दूसरी तरफ नीना शैली की आर्ट गैलरी में जाती है और बताती है कि मैं नाइल जारविस की पत्नी हूँ और मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आर्ट गैलरी भी है। ये बात सुनकर शैली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नीना शैली को कहती है कि मैंने तुम्हारी एक पेंटिंग देखी थी, उसी को देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। फिर शैली नीना से पूछती है कि तुमने मेरी पेंटिंग कहाँ पर देखी, क्योंकि मैंने तो अभी तक बहुत ही कम पेंटिंग्स बेची है। फिर नीना कहती है कि मैं और नाइल एगी के पड़ोस में रहते हैं। मैंने एगी के घर पर ही तुम्हारी पेंटिंग देखी थी और उसको देखने के बाद मैं तुम्हारा और काम देखने के लिए तुम्हारे स्टूडियो में आई हूँ। दूसरी तरफ नाइल आधी रात को रिक से मिलने के लिए जाता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। फिर नाइल रिक को कहता है कि तुमने मेरे बाप को मेरी किताब के बारे में क्यों बताया। नाइल की बात सुनकर रिक को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एगी तुम्हारी हर एक खबर FBI एजेंट ब्रायन को दे रही है, लेकिन ये बात मैंने मार्टिन को नहीं बताई क्योंकि ये बात मैं उनको नहीं तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि अगर उनको ये बात पता चली तो शायद पिछली बार की तरह उन्हें हार्ट अटैक आ सकता था और मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह इस बार भी उनको तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक आए, इसलिए मैं दोबारा से तुम्हें वही गलती दोहराने नहीं दूंगा। नाइल भी रिक की ये बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है। दूसरी तरफ एगी ब्रायन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। तभी ब्रायन एगी को टेडी की केस फाइल देता है और कहता है कि जिस रात टेडी ने सुसाइड की थी उस रात टेडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो वहां पर पहुंचा ही नहीं और साथ में उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। फिर जब एगी टेडी के लिखे हुए सुसाइड नोट को देखती है तो उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि सुसाइड नोट बहुत ही ज्यादा छोटा था और राइटिंग भी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर गंदी लिखी हो। फिर एगी ब्रायन को कहती है कि मैंने देखा है कि नाइल के हाथ की उंगली में एक अंगूठी है जिसके अंदर उसकी हर वक्त की लोकेशन ट्रैक होती रहती है और इसी के साथ मुझे नाइल के कंप्यूटर का पासवर्ड भी पता है। अगर हम चाहें तो नाइल के बारे में उसमें से जानकारी निकलवा सकते हैं कि वो टेडी के मर्डर वाली रात कहां पर था। अब ब्रायन को एगी का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। इतने में एगी के पास नाइल का फोन आता है और जब एगी फोन उठाती है तो नाइल उसको अपने जारविस यार्ड के पास आने के लिए कहता है और एगी भी उसको मना नहीं कर पाती। अब ये सब देखकर ब्रायन भी एगी की सेफ्टी के लिए उसके साथ चला जाता है। फिर एगी नाइल से मिलने के लिए उसकी जारविस यार्ड की बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है और ब्रायन अपनी गाड़ी में बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। तभी नाइल एगी को अपनी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है और वहां जाकर एगी से पूछता है कि क्या तुम FBI एजेंट ब्रायन से मिलती हो। नाइल की बात सुनकर एगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन इस वक्त वो अपनी समझदारी से काम लेती है और कहती है कि अगर मैंने सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनकर किताब लिख दी तो किताब को पढ़ेगा कौन, इसलिए मैं बाकी के लोगों से
से भी तुम्हारे और उस केस के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोग इस किताब पर भरोसा कर पाएं और इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। एगी की बात सुनकर नाइल को दोबारा से एगी पर भरोसा हो जाता है, लेकिन तभी नाइल एगी के साथ एक डील करता है और कहता है कि तुम्हारी इस किताब को मैं एडिट करूंगा। लेकिन एगी उसको साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि इसके लिए मेरा एडिटर नहीं मानेगा, लेकिन मैं किताब पूरी होने के बाद उसके पहले 100 पन्ने तुम्हें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। फिर नाइल भी एगी की बात से सहमत हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले नाइल एगी को अपने भाइयों के जन्मदिन पर इनवाइट करता है और एगी भी हाँ कह देती है। फिर नाइल के जाने के बाद एगी ब्रायन के पास कार में आ जाती है और कहती है कि नाइल को पता चल गया है कि मैं तुमसे बात करती हूँ, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि मैं सिर्फ किताब के लिए रिसर्च कर रही हूँ। अब उसने जाने से पहले मुझे अपने भाइयों के जन्मदिन पर इनवाइट किया है। तभी एगी की बात सुनकर ब्रायन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि इसका मतलब नाइल के घर पर कल कोई भी नहीं होगा और उसके लैपटॉप से उसकी इंफॉर्मेशन निकालने का यही सही मौका है। अब एगी को भी उसकी ये बात सही लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रायन नाइल के घर में घुसने से पहले उसके घर के पीछे वाले जंगल में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी बॉस एरिका का फोन आता है और वो ब्रायन से पूछती है कि क्या बात, आजकल तुम अपने काम पर नहीं आ रहे और मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री भी चेक की है, तुम आजकल एगी से बहुत बात करते हो। फिर एरिका की बात सुनकर ब्रायन उसको कहता है कि मैंने एगी से सिर्फ एक बार बात की थी क्योंकि वो नाइल जर्विस के ऊपर किताब लिख रही है और वो मेरे अलावा बहुत सारे लोगों से बात करती है। ये सब जानने के बाद एरिका ब्रायन को कहती है कि तुम जार्विस के मामले में मत पड़ो क्योंकि ये एक दलदल है और तुम इस दलदल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन ब्रायन एरिका की बात सुने बिना ही फोन काट देता है। तभी ब्रायन देखता है कि नाइल और नीना अपने घर से निकल गए हैं, इसलिए ब्रायन भी घर के पास आ जाता है और घर में मौजूद दोनों कुत्तों को बेहोशी की दवा मिलाए हुए मीट के टुकड़े खिला देता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो दोनों कुत्ते बेहोश हो जाते हैं। फिर मौका देकर ब्रायन नाइल के घर में घुस जाता है। दूसरी तरफ एगी भी नाइल के सौतेले भाइयों की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है और जब वहां पर वो बहुत सारे बच्चों को देखती है तो उसको अपने बेटे कूपर की भी याद आ जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी नाइल एगी के पास आता है और उसको अपना पूरा घर दिखाने लगता है। फिर वो एगी को अपने बचपन का रूम दिखाता है जो कि बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पर था। तभी नाइल उसको बताता है कि एक बार मैं उस कमरे की खिड़की से कूद गया था क्योंकि मैं महसूस करना चाहता था कि इतना ऊपर से कूदने पर क्या होता है। फिर वो एगी को अपने डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन मार्टिन एगी से कोई भी बात नहीं करता और काउंसिलमैन के पास चला जाता है। फिर मार्टिन के पीछे पीछे नाइल भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी काउंसिलमैन नाइल और मार्टिन को कहता है कि अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि अभी पार्टी का एक और मेंबर ओलिविया की साइड हो गया है, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। काउंसिलमैन की बात सुनकर नाइल समझ जाता है कि ये खुद ओलिविया को ही वोट देने वाला है, इसलिए वो काउंसिलमैन को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ ब्रायन भी नाइल के घर में नीचे के रास्ते से घुस जाता है। नाइल के घर के अंदर जाते ही सबसे पहले वो उसके ऑफिस में जाता है और उसके लैपटॉप में एगी का दिया हुआ पासवर्ड डालता है, जिससे लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। फिर ब्रायन उसके लैपटॉप का सारा डेटा अपनी एक हार्ड ड्राइव में कॉपी करने लगता है और जिस समय डेटा कॉपी हो रहा था तो ब्रायन नाइल के रूम की तलाशी लेने लगता है, जहां पर उसको मेडिसिन की फोटो भी मिलती है जो कि नाइल ने अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। दूसरी तरफ एगी के पास नीना आती है और बताती है कि मैं शैली के स्टूडियो में गई थी और उसको मेरे नवंबर में होने वाले शो के लिए ऑफर भी देकर आई हूँ। ये शो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शो होने वाला है। नीना की ये बात सुनकर एगी उसको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको उसको इस शो में बुलाना चाहिए था, क्योंकि जब ये किताब बाहर आएगी तो लोगों को लगेगा कि मैं रिश्वत लेकर काम कर रही हूँ, क्योंकि आपने मेरी वाइफ को शो में आने का मौका दिया। फिर नीना एगी की बात सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त नाइल उसके पास आता है और वापिस घर पर चलने के लिए कहता है। फिर जल्दी से वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद एगी भी ब्रायन को कॉल करके बता देती है कि नाइल और नीना वापस घर आ रहे हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। फिर ब्रायन भी जल्दी से अपना डेटा कॉपी करके जैसे ही घर से निकलने लगता है तो देखता है कि नाइल की गाड़ी वहां पर आ गई है, इसलिए ब्रायन जल्दी से पीछे के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन तभी ब्रायन देखता है कि उनमें से एक
कुत्ता पार्क में नहीं है, यानी कि एक कुत्ता होश में आ गया और इस समय वो कुत्ता उसके ही पीछे खड़ा है। फिर वो डॉग ब्रायन के पैर पर हमला कर देता है और उसको जख्मी कर देता है, लेकिन ब्रायन तो कैसे ना कैसे करके उस डॉग से अपना पीछा छुड़ाकर नाइल के घर की दीवार कूद जाता है। तभी नाइल को भी अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। फिर जैसे ही नाइल बाहर आकर देखता है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर नाइल दीवार के दूसरी तरफ भी झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसको कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस समय ब्रायन दीवार के पीछे एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, इसीलिए वो नाइल की नजरों से बच गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम ब्रायन को देखते हैं, जिसके पास दो आदमी आते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। फिर वो आदमी ब्रायन को सीधा सिमोन नाम की एक औरत के पास लेकर जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी हैकर है, और ब्रायन खुद इससे मिलने के लिए आया है ताकि वो नाइल के लैपटॉप से मिली हुई इंक्रिप्टेड फाइल को क्रैक करवा सके। और सिमोन नहीं चाहती थी कि ब्रायन को उसके घर का रास्ता याद हो, इसीलिए उसने उसका मुंह ढकवा दिया था। फिर सिमोन ब्रायन के साथ एक डील करती है और कहती है कि इन इंक्रिप्टेड फाइल्स को क्रैक करने के लिए मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें ये इंक्रिप्टेड फाइल्स को क्रैक करके दूंगी। ब्रायन भी सिमोन की डील एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ एगी के पास नाइल का फोन आता है और वो बताता है कि नीना ने मुझे शैली के आर्ट शो वाली बात बताई और मैंने भी उसको शैली को आर्ट शो का ऑफर देने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इससे हमारी किताब पर काफी गहरा असर पड़ेगा। लेकिन नीना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर नीना सीधा शैली के पास जाती है और उसको अपने स्टूडियो में देखकर शैली बहुत खुश हो जाती है। फिर शैली नीना को अपनी एक नई पेंटिंग दिखाती है, जिसको वो नीना के आर्ट शो में लगाने वाली थी। लेकिन तभी नीना शैली को कहती है कि मेरे पति नाइल ने तुम्हें आर्ट शो देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी किताब पर असर पड़ेगा, और जब वो किताब मार्केट में आएगी तो लोगों को लगेगा कि नाइल ने उस किताब को रिश्वत देकर लिखवाया है। नीना की बातें सुनकर शैली बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और अब उसको लगने लगता है कि एगी ने ही उसके इस आर्ट शो को उससे छीन लिया है। फिर नीना के जाने के बाद शैली एगी को फोन करती है और उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है और बताती है कि तुम्हारी वजह से शैली ने मुझे अपना शो देने से इनकार कर दिया। फिर जब एगी शैली को सारी बात समझाने की कोशिश करती है तो शैली एगी का फोन काट देती है। फिर एगी उससे मिलने के लिए उसके स्टूडियो में जाती है, लेकिन शैली तो उसको अपने स्टूडियो में देखकर और भी ज्यादा भड़क जाती है। फिर वो उसको बताती है कि मुझे लगता है कि टेडी को नाइल ने ही मरवाया है, क्योंकि टेडी के गायब होने से पहले मेरे और नाइल के बीच में बात हुई थी और मैंने नाइल को कूपर के बारे में एक और बात बताई। लेकिन तभी एगी शैली को समझाती है कि मुझे लगता है कि टेडी को नाइल ने ही मारा है, क्योंकि जिस दिन टेडी गायब हुआ उसी दिन मैंने नाइल को टेडी के बारे में बताया था कि इसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई। फिर वो बताती है कि मैं ये किताब नाइल का सच जानने के लिए लिख रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी सेफ रहो, क्योंकि नाइल बहुत ही खतरनाक आदमी है। एगी की बात सुनकर शैली को लगता है कि ये नाइल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए वो एगी को कहती है कि टेडी को नाइल ने नहीं बल्कि तुमने मारा है और तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। और इतना कहने के बाद वो एगी को अपने घर से निकाल देती है। फिर एगी वहां से सीधा मेडिसन के घर पर जाती है और वहां जाकर उसके डैड जेम्स और उसकी मां मारिया से मिलती है। दरअसल मेडिसन के डैड ने ही एगी को अपने घर पर बुलाया था, क्योंकि वो एगी को उसकी किताब के लिए मेडिसन और नाइल के बारे में कुछ बताना चाहते थे। फिर वो एगी को मेडिसन के बारे में बताते हैं कि मेडिसन को बायोपोलर डिसऑर्डर था, जिस वजह से मेडिसन का मूड चेंज होता रहता था। अपनी इसी बीमारी के कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ी रहने लगी थी। फिर अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसने बर्ड्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनके साथ काफी ज्यादा कनेक्ट फील करती थी। फिर वो बताते हैं कि वो नाइल के साथ भी बहुत खुश रहती थी, लेकिन आजकल जो नाइल के खिलाफ इतनी सारी अफवाहें चल रही है वो सब झूठ है, क्योंकि नाइल भी मेडिसन से बहुत प्यार किया करता था और मेडिसन को नाइल ने नहीं बल्कि उसने खुद ही खुद की जान ले ली। फिर जेम्स एगी को मेडिसन का लिखा हुआ सुसाइड नोट दिखाता है, जो कि मेडिसन की खुद की राइटिंग में ही था। ये देखकर एगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि मेडिसन के माता पिता नाइल की तरफदारी कर रहे थे। फिर इतना सब जानने के बाद एगी वहां से चली जाती है। फिर बाहर जाकर वो देखती है कि ब्रायन ने अभी तक उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और फिर वो ब्रायन के लिए थोड़ा परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एरिका रिक के साथ कहीं जा रही थी, क्योंकि वो रिक के लिए ही काम करती है। तभी रिक एरिका से ब्रायन और
एगी के बारे में पूछता है। फिर एरिका रिक को बताती है कि मैंने ब्रायन से एगी के बारे में पूछा था। उसने मुझे कहा कि एगी ने सिर्फ किताब के लिए ही फोन किया था। इससे ज्यादा एगी ने ब्रायन से कोई भी बात नहीं की। फिर एरिका की बात सुनकर रिक उसको ब्रायन पर नजर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ब्रायन अभी तक सिमोन का इंतजार कर रहा था। तभी सिमोन ब्रायन को अपने पास बुला लेती है। फिर ब्रायन उससे पूछता है कि तुम्हें नाइल की इनक्रिप्टेड फाइल्स में क्या मिला। ब्रायन की बात सुनकर सिमोन उसको कुछ भी नहीं बताती, बल्कि दिखाती है कि उसके अंदर एक लाइव वीडियो चल रहा था जिसके अंदर टेडी को किसी जगह पर बंद करके रखा हुआ था। ये देखकर ब्रायन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो वापस अपनी गाड़ी में जाता है और एगी को कॉल करके कहता है कि मैंने नाइल की फिटनेस ऐप की फाइल को क्रैक करवा लिया है। उस रात नाइल अपने घर पर ही था और रात को 10 बजे तक सो रहा था। नाइल ने एगी को झूठ इसलिए कहा क्योंकि वो एगी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था और अब वो आगे का मैटर खुद संभालेगा। अब एगी भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब उसको लगने लगा था कि शायद टेडी ने उसी की वजह से सुसाइड कर ली। दूसरी तरफ ब्रायन नाइल की गाड़ी का पीछा करता है और पीछा करते करते एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। फिर ब्रायन नाइल के पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर भी चला जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद नाइल टेडी के पास ही जा रहा है। लेकिन जैसे ही नाइल अंदर जाकर एक रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर पहले से ही ओलिविया और उसका मैनेजर बैठे हुए हैं। ये देखकर ब्रायन छिप जाता है और बाहर से उन सभी पर नजर रखने लगता है। फिर जैसे ही नाइल अंदर जाता है तो ओलिविया उससे पूछती है कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। लेकिन नाइल तो ओलिविया को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उसको अपने काम में दखल अंदाजी ना करने के लिए कहता है। लेकिन ओलिविया नाइल की एक भी बात को सीरियस नहीं लेती। फिर नाइल उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो। लेकिन ओलिविया को नाइल से कुछ भी नहीं चाहिए था। वो बस लोगों की सेवा करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि नाइल अपने प्रोजेक्ट में लग्जरी के नाम पर लोगों को लूटे। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके जाते ही नाइल अपने डैड के पास फोन करता है और बताता है कि ओलिविया ने साफ साफ इनकार कर दिया है। ये बात जानकर मार्टिन भी परेशान हो जाता है। तभी जब नाइल वहां से जाने लगता है तो ब्रायन उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन जैसे ही ब्रायन नाइल के पास जाता है तो उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर नाइल ब्रायन के पांव पर लगी चोट को अपनी उंगलियों से दबा देता है जिसके कारण उसको काफी ज्यादा दर्द भी होता है। फिर नाइल मौका देखकर ब्रायन को नीचे गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी उसके हाथ में ब्रायन की गन भी लग जाती है और फिर वो उस गन से ब्रायन के चेहरे को पूरे तरीके से डिफॉर्म कर देता है जिसके कारण ब्रायन की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब एगी अपने घर में सो रही थी तो वहां पर नाइल आ जाता है। उसको देखकर एगी एकदम से घबरा जाती है। तभी नाइल उसको कहता है कि आज मेरा ड्रिंक करने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गया। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं नाइल एगी के घर पर था और वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी बातों बातों में नाइल एगी से पूछता है कि तुम्हारी ब्रायन के साथ कितनी बार बात हुई है। फिर एगी बताती है कि मैंने एक बार ब्रायन से फोन पर बात की थी और एक बार उससे मिलकर बात की थी। जब एगी ये सब बातें बता ही रही थी तभी वो नाइल के हाथ पर चोट देखती है और फिर उसके बारे में पूछने लगती है। फिर नाइल एगी को झूठ कह देता है कि आज मेरा बॉडीगार्ड छुट्टी पर था और जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो एक आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया और उसी आदमी से बचते हुए मेरे हाथ पर चोट लग गई। अब एगी भी नाइल की ये बात सच मान लेती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा पी रखी थी। फिर एगी नाइल को बताती है कि मैंने मेडिसन के माँ बाप से भी बात की थी और मुझे पूरा विश्वास था कि वो तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे। एगी की बात सुनकर नाइल उसको कहता है कि बाहर लोगों को मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमी है। मैंने मेडिसन को नहीं मारा, लेकिन लोग ऐसा ही मानते हैं। फिर नाइल एगी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन एगी साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मार्टिन और रिक जब अपने ऑफिस में थे तो रिक मार्टिन को कहता है कि मुझे नाइल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है। रिक की बात सुनकर मार्टिन रिक को कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही जार्विस यार्ड्स का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं नाइल को ये कंपनी सौंप दूंगा और फिर हम अपने रास्ते और नाइल अपने रास्ते। दूसरी तरफ नाइल जब टॉयलेट में जाता है तो पीछे से नाइल के फोन पर किसी का फोन आता है। दरअसल काफी रात हो गई थी और घर पर नीना नाइल के लिए काफी परेशान हो रही थी, इसीलिए उसने नाइल के पास फोन किया था। लेकिन तभी एगी देखती है कि नाइल के फोन पर नीना का फोन आ रहा है।
इसलिए वो नाइल को बुलाने के लिए ऊपर चली जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि नाइल उसके बेटे कूपर के कमरे में है। फिर एगी नाइल को कूपर के कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन नाइल एगी की बात को अनसुना कर देता है और एगी को भी रूम के अंदर आने के लिए कहता है। आज एगी बहुत वक्त के बाद कूपर के कमरे में आई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर एगी और नाइल दोनों एक साथ कूपर के कमरे में ही बैठ जाते हैं और बातें करते करते वहीं पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ रिक आधी रात को जॉनी नाम के एक लड़के से मिलता है और उसको ओलिविया में होने वाले पीसफुल प्रोटेस्ट की टी शर्ट देता है। दरअसल रिक और मार्टिन का प्लान था कि वो लोग कल ओलिविया में होने वाले प्रोटेस्ट में अपने लोगों को डाल देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका प्रोटेस्ट खराब कर दें, ताकि ओलिविया ने जो भी इज्जत कमाई है वो सारी मिट्टी में मिल जाए। फिर रिक जॉनी को $30,000 भी देता है और कहता है अपने लोगों में बांट देना। दूसरी तरफ जब नाइल अपने घर पर जाता है तो नीना और उसके बीच बहस हो जाती है। नीना नाइल को कहती है कि मेडिसन की मौत के बाद तुम बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें मुझे अपनी बीवी की तरह ही समझना चाहिए। फिर इतना सब कहने के बाद नीना नाइल को थप्पड़ भी मार देती है। अब कुछ देर बाद ओलिविया का पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और फिर जॉनी और उसके दोस्त उस प्रोटेस्ट के अंदर घुस जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब नाइल नहा रहा था तो नीना उसकी बॉडी पर चोट के निशान देख लेती है और समझ जाती है कि नाइल जरूर कुछ गलत करके आया है, लेकिन वो उसके बारे में नाइल से कुछ भी नहीं पूछती। फिर कुछ देर बाद नाइल घर से निकल जाता है। फिर नाइल के जाने के बाद नीना रिक से मिलती है और बताती है कि नाइल कल पूरी रात घर से बाहर था और आज सुबह 5 बजे घर आया था। जब मैंने उससे लेट आने के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैं एगी के घर पर था, लेकिन मैंने तो नाइल की बॉडी पर चोटों के निशान भी देखे थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि नाइल एगी के घर पर होगा। अब नीना की बात सुनकर रिक थोड़ा परेशान हो जाता है। इतने में नाइल भी अपनी गाड़ी लेकर एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो दूसरी कार की नंबर प्लेट उतार देता है। फिर जैसे ही नाइल उस गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसके अंदर ब्रायन की डेड बॉडी पड़ी थी और तलाशी के दौरान उसको ब्रायन की पॉकेट में से ब्रायन का दूसरा फोन मिलता है, जिसको वो अपने पास रख लेता है और फिर वो उस गाड़ी को लेकर एक कार क्रशिंग फैक्ट्री में चला जाता है और वहां पर जाकर नाइल एक आदमी को कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो आदमी नाइल की गाड़ी को एक क्रशर मशीन में डालकर पूरे तरीके से क्रश कर देता है और ब्रायन की बॉडी भी उसी गाड़ी में बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है। दूसरी तरफ एगी शैली से माफी मांगने के लिए उसके घर पर जाती है और कहती है कि तुमने सही सोचा था कि मैंने ही नाइल को तुम्हें शो ऑफर करने के लिए मना किया था और तुम्हारा वो शक भी सही था कि टैडी ने मेरी ही वजह से सुसाइड की है, लेकिन फिलहाल मैं अकेली सी हो गई हूँ और खुद को संभाल नहीं पा रही, इसलिए क्या तुम मुझे एक दूसरा मौका दे सकती हो। इस वक्त एगी बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि उसकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ पर उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, लेकिन शैली एगी को दूसरा मौका देने से साफ साफ इनकार कर देती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर एगी अंदर से और भी ज्यादा टूट जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास मेडिसन के भाई क्रिस्टोफर की कॉल आती है। वो एगी को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो कुछ भी तुम्हें नाइल के बारे में बताया वो सब कुछ झूठ था। दूसरी तरफ ओलिविया अपने प्रोटेस्ट में भाषण देने लगती है, लेकिन तभी मौका देखकर जॉनी और उसके साथी पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये दंगा बहुत ही बड़ा हो जाता है। ओलिविया अपने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब इस प्रोटेस्ट की वीडियो न्यूज के जरिए पूरे देश में फैल जाती है। अब मार्टिन भी अपने ऑफिस में बैठकर इस दंगे के मजे ले रहा था क्योंकि यही तो वो चाहता था कि वो प्रोटेस्ट पूरी तरह से फेल हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं एगी क्रिस्टोफर से मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। फिर क्रिस्टोफर उसको बताता है कि नाइल बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, उसने ही मेडिसन को मारा था क्योंकि मुझे पता है कि मेडिसन कभी भी खुद की जान नहीं ले सकती। मरने से पहले मेडिसन ने बाथटब में डूबकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं ले पाई, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेडिसन ने खुद की जान नहीं ली बल्कि नाइल ने उसको मारा है। फिर क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर एगी उसको कहती है कि तुम्हारे माँ बाप नाइल को बहुत चाहते हैं और उनको पूरा यकीन है कि नाइल ने मेडिसन को नहीं मारा। फिर ये बात सुनकर क्रिस्टोफर उसको बताता है कि मेरे मॉम डैड ने जार्विस यार्ड्स के लिए मार्टिन को $200 मिलियन दिए हैं और अगर उन्होंने नाइल के बारे में कुछ भी गलत बोला तो उनके सारे पैसे डूब जाएंगे। क्रिस्टोफर की बात सुनकर एगी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर क्रिस्टोफर एगी को मेडिसन का कुछ सामान देता है जो उसने मेडिसन की मौत के बाद उसके पेंट हाउस से लिया था। फिर एगी वो सामान लेकर वहां से चली जाती है।
अगले सीन में हम एरिका को देखते हैं। एरिका अपने बच्चों को फ्रैंक के पास छोड़ने के लिए आई थी। दरअसल फ्रैंक और एरिका एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं, क्योंकि फ्रैंक को पता चल गया था कि एरिका का ब्रायन अबोट के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन आज फ्रैंक एरिका को कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन एरिका को अपने ऊपर इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब एगी मेडिसन का सामान देख रही थी तो एगी को उस सामान में मेडिसन की एक नोटबुक मिलती है, जिसके अंदर मेडिसन ने पूरे बर्ड्स फैमिली के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तभी मेडिसन देखती है कि उस किताब का एक पन्ना गायब है और तभी उसको मेडिसन के सुसाइड नोट के बारे में ध्यान आता है। फिर जैसे ही एगी मेडिसन की नोटबुक के साथ उस सुसाइड नोट को लगाकर देखती है तो वो देखती है कि सुसाइड नोट मेडिसन की इसी नोटबुक से फाड़ा गया है और मेडिसन ने ये नोटबुक अपनी मौत से काफी वक्त पहले लिखी थी। अब इस बात से ये चीज साबित हो जाती है कि मेडिसन ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसको मारा गया था और एगी का पूरा शक नाइल पर ही चल रहा था। फिर एगी ब्रायन के पास मैसेज करती है और बता देती है कि मुझे पता चल गया है कि मेडिसन को नाइल नहीं मारा है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। लेकिन वो मैसेज नाइल पढ़ लेता है क्योंकि ब्रायन का फोन उसी के पास था। अब एगी का मैसेज पढ़ने के बाद नाइल ब्रायन का फोन पानी में फेंक देता है और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम टेडी को देखते हैं, जिसको एक रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ था और टेडी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। इस वक्त टेडी के पास नाइल भी मौजूद था और टेडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ ओलिविया के पास उसकी एक असिस्टेंट आती है और ओलिविया को कल के प्रोटेस्ट की वीडियो दिखाती है जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। इस वीडियो को इस तरीके से एडिट किया गया था ताकि लोगों को ये लगे कि ओलिविया आम लोगों को दंगा करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन ओलिविया का ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। फिर ओलिविया अपने मैनेजर को कहती है कि अब मुझे प्रेस में जाकर इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस सिचुएशन को नहीं संभाला तो इस बार के इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएंगे। फिर ओलिविया जल्दी से कुछ प्रेस वालों को बुलाती है और उनके सामने लाइव आ जाती है। ये लाइव इस समय पूरा देश देख रहा था और ओलिविया साफ साफ कह देती है कि हमारे कल के प्रोटेस्ट में कुछ अनजान लोग घुस आए थे जिन्होंने हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को दंगे में बदल दिया और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब नाइल का ही किया धरा है, क्योंकि वही मुझे इस इलेक्शन में हराना चाहता है। दूसरी तरफ ओलिविया का ये इंटरव्यू मार्टिन और नाइल भी देख रहे थे। ओलिविया के इस इंटरव्यू के बाद भी मार्टिन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब चाहे ओलिविया कुछ भी कर ले उसके बहुत सारे वोट्स उसके हाथ से निकल चुके हैं। अगले सीन में हम एगी को देखते हैं जो ब्रायन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर लॉक लगा हुआ था। फिर एगी बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाती है और उससे ब्रायन के रूम की चाबी मांगती है और कहती है कि मैं ब्रायन की कजन हूँ, क्या आप मुझे उसके घर की चाबी दे सकते हैं। लेकिन मैनेजर एगी को चाबी देने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकता क्योंकि तुम चोर भी हो सकती हो। फिर एगी निराश होकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। तभी वो सड़क पर एक बैग देखती है और उसको लेकर वो वापस से बिल्डिंग के मैनेजर के पास आ जाती है। एगी मैनेजर से कहती है कि जब तक ब्रायन नहीं आ जाता तब तक क्या आप मेरा ये बैग अपने पास सेफ रख सकते हैं। फिर बिल्डिंग का मैनेजर एगी का बैग ले लेता है और उसको दूसरे रूम में रखने के लिए चला जाता है। फिर मौका देकर एगी बिल्डिंग के मैनेजर के रूम में से ब्रायन के रूम की चाबी चुरा लेती है और जल्दी से ब्रायन के रूम में पहुंच जाती है। अंदर जाकर एगी ब्रायन के रूम की तलाशी लेने लगती है और तलाशी के दौरान उसको ब्रायन की डेस्क के ड्रॉर में से एक हार्ड ड्राइव मिलती है। फिर जैसे ही एगी उस ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर उसकी फाइल्स देखने की कोशिश करती है, तभी रूम के बाहर से कोई ब्रायन को आवाज लगाने लगता है। फिर एगी जल्दी से ब्रायन की अलमारी में छुप जाती है। दरअसल ब्रायन से मिलने के लिए एरिका आई थी। फिर एगी एरिका से छुपकर ब्रायन के रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एरिका उसको देख लेती है और एगी को गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर एरिका एगी को कहती है कि मैं FBI ऑफिसर हूँ और ब्रायन की बॉस भी। आखिर तुम ब्रायन के घर पर ऐसे चोरी छुपे क्या कर रही हो। फिर एगी एरिका को समझाती है कि मैं ब्रायन के घर पर उसका पता करने के लिए आई थी, क्योंकि उसने काफी वक्त से मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। दरअसल मैं वही एगी हूँ जो ब्रायन के साथ मिलकर नाइल के काले कारनामों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे नाइल के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता सबूत मिल गया है, जिससे ये साबित होता है कि नाइल ने ही अपनी बीवी मेडिसन को मारा है। फिर एगी एरिका को मेडिसन की लिखी हुई डायरी दिखाती है और साथ में वो सुसाइड नोट भी दिखाती है जिसको मेडिसन ने इसी डायरी के अंदर लिखा था। वो बताती है कि ये सुसाइड नोट इसी डायरी में से फाड़ा हुआ है और ये डायरी मेडिसन ने अपने गायब होने से
2 साल पहले लिखी थी और उस वक्त भी मेडिसन ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। और हो सकता है कि जब उसने पहले अपनी जान लेने की कोशिश की, ये सुसाइड नोट उसने तब लिखा हो। लेकिन उस वक्त तो नाइल ने मेडिसन को बचा लिया था, लेकिन हो सकता है कि इस बार नाइल ने खुद मेडिसन को गायब कर दिया हो और बाद में उसकी ही डायरी से ये सुसाइड नोट पढ़कर उसके पास रख दिया हो, ताकि नाइल पर किसी का भी शक ना जाए। एगी के प्रूफ देखकर एरिका बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर एगी एरिका को ड्राइव देते हुए कहती है कि आपको ये भी चेक करनी चाहिए। फिर जब एरिका ब्रायन के लैपटॉप में उस ड्राइव को लगाकर देखती है तो उसके अंदर की फाइल्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर टेडी की लाइव वीडियो चल रही थी। एगी भी ये सब कुछ देखकर हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि टेडी मारा गया, लेकिन वो मरा नहीं, जिंदा था। फिर एरिका जल्दी से इसके बारे में FBI टीम को फोन करके बताती है और जाते जाते एगी को कहती है कि तुम जितना हो सके नाइल से दूर रहो, क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए खतरा बन चुका है। और इतना कहने के बाद एरिका वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम कौंसल वुमेन ओलिविया को देखते हैं, जिसके पास मार्टिन जार्विस की कॉल आती है। मार्टिन ओलिविया को कहता है कि मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जो कब्र तुमने खुद के लिए खोद ली है, मैं तुम्हें उसके अंदर से बाहर निकालना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद मार्टिन फोन काट देता है। दूसरी तरफ नीना इस समय हॉस्पिटल में थी। तभी एक लेडी डॉक्टर आकर नीना को कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और अपनी प्रेगनेंसी की बात सुनकर नीना बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर वो डॉक्टर को कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम्हारा प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, और फिलहाल तुम्हारा 7वां हफ्ता चल रहा है। फिर हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद नीना नाइल को कॉल करती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारा बच्चा भी एकदम हेल्थी है। जब नाइल ये बात सुनता है तो वो बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है। दरअसल नाइल कभी बच्चा चाहता ही नहीं था, लेकिन इस बार वो बच्चे के लिए मान जाता है। ये देखकर नीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओलिविया मार्टिन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और वहां पर जाते ही दोनों में छोटी छोटी नोकझोंक होने लगती है। फिर मार्टिन ओलिविया को एक प्रपोजल देता है और कहता है कि जार्विस यार्ड में अपनी टांग अड़ाना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मरने का वक्त काफी नजदीक आ गया है, इसलिए मैं इससे पहले जार्विस यार्ड को पूरे होते हुए देखना चाहता हूँ। इस वक्त ओलिविया को भी मार्टिन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो भी चारों तरफ से फंस गई थी। अगर आज उसने मार्टिन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आने वाले इलेक्शन में बहुत ही बुरे तरीके से हार जाएगी। फिर ओलिविया वहां से चली जाती है और मार्टिन भी ओलिविया के प्रपोजल एक्सेप्ट करने से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एगी जब ड्राइव करके अपने घर पर जा रही थी तो उसके पास कैरोल का फोन आता है। दरअसल एगी ने नाइल के ऊपर जितनी भी किताब लिखी थी वो उसने कैरोल को पढ़ने के लिए दी थी, और कैरोल जब उस किताब को पढ़ती है तो उसको वो किताब बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर कैरोल एगी को कहती है कि ये किताब बाजार में तहलका मचाने वाली है, और ऐसे ही बात करते करते एगी अपने घर पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि नाइल उसके घर के बाहर ही खड़ा है, और नाइल को देखकर एगी घबरा जाती है। फिर वो कैरोल को कहती है कि मैं 5 मिनट बाद तुम्हें बैक कॉल करूंगी, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। और इतना कहने के बाद एगी फोन काट देती है। तभी नाइल एगी के पास आता है और उसको अपने साथ जंगल में चलकर जॉगिंग ट्रैक देखकर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी एगी नाइल को बहाना बनाते हुए कहती है कि कुछ देर बाद मेरे पास मेरी एडिटर की कॉल आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन नाइल फिर भी जिद करके एगी को अपने साथ जंगल में ले जाता है। वहां जाकर नाइल एगी से सीधा ही सवाल करता है कि तुम मेरे बारे में किस तरह की किताब लिख रही हो, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो किताब मुझे पसंद आई तभी तो लोग उसको पसंद करेंगे। नाइल के इस सवाल का एगी के पास कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन तभी एगी के पास दोबारा से कैरोल का फोन आ जाता है और एगी कॉल का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। फिर वो जल्दी से अपने घर पर आती है और एरिका को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन एरिका एगी की कॉल ही नहीं उठाती। फिर जब एगी अपने डेस्क पर जाती है तो देखती है कि किसी ने उसकी लिखी हुई किताब में बहुत सारी चीजें करेक्ट कर रखी है। ये देखकर एगी समझ जाती है कि ये काम नाइल का है। तभी एगी के पास नाइल का फोन आता है और उसका फोन देखकर एगी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर नाइल एगी को कहता है कि मुझे तुम्हारी लिखी हुई किताब बहुत पसंद आई, लेकिन जब मैं कूपर के कमरे में गया तो मुझे वहां पर टेडी मिला, इसलिए फिलहाल तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। नाइल की ये बात सुनकर एगी जल्दी से कूपर के रूम में जाती है और जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है तो अंदर का सीन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अंदर टेडी की डेड बॉडी पड़ी थी। ये देखकर एगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये काम नाइल ने खुद उसको फंसाने के लिए किया था।
अब नाइल ने इस बारे में पुलिस के पास भी फोन कर दिया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन और उसकी टीम ने एक प्लेन पर छापा मारा था। फिर ब्रायन जब उस प्लेन की पैसेंजर सीट को काट कर देखता है तो उसको उन सीटों के अंदर से बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो कि इलीगली कहीं पर भेजे जा रहे थे और ब्रायन का पूरा शक नाइल पर था। अगले सीन में हम देखते हैं मेडिसन की आर्ट गैलरी में एक शो चल रहा था। ये वही आर्ट गैलरी है जो प्रेजेंट में नीना के पास है और इस समय नीना मेडिसन की असिस्टेंट है। तभी वहां पर ब्रायन और उसकी पूरी टीम आ जाती है। इस वक्त नाइल भी उसी आर्ट गैलरी में मौजूद था और ब्रायन को वहां पर देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल मेडिसन के शो में नाइल का एक पेड्रो नाम का दोस्त भी आया हुआ था और वो प्राइवेट प्लेन इसी पेड्रो का है जिसके अंदर ब्रायन और उसकी टीम को काफी सारे इलीगल पैसे मिले हैं। तभी देखते ही देखते मेडिसन की ब्रायन के साथ बहस हो जाती है और वो ब्रायन पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसकी पार्टी खराब कर दी थी। लेकिन ब्रायन मेडिसन को समझाता है कि मैं तो बस मेरा काम करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी पार्टी खराब करने का कोई शौक नहीं है। फिर जाते जाते ब्रायन नाइल को कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें भी पकड़ने आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इन सब में तुम्हारा ही हाथ है। फिर ये धमकी देकर ब्रायन वहां से चला जाता है। ब्रायन के जाने के बाद नाइल अपने सभी मेहमानों को पार्टी से जाने के लिए कहता है। तभी नाइल के पिता वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर मार्टिन की बात सुनकर नाइल उनको बताता है कि मैंने जार्विस यार्ड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए एक माफिया से पैसे उधार लिए हैं और वो पैसे सबसे पहले पेड्रो और मेरे लॉयर के अकाउंट में आए थे, इसलिए अगर कोई फंसेगा तो वो दोनों फंसेंगे। माफिया का नाम सुनकर मार्टिन हैरान रह जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि नाइल ने पैसे किसी कंपनी से लिए हैं। फिर मार्टिन नाइल पर गुस्सा करने लगता है लेकिन अफसोस वो उसको कुछ कह नहीं पाता। फिर नाइल मार्टिन को कहता है कि मुझे लगता है कि हम में से कोई है जो ब्रायन को छुप छुप कर हमारी सीक्रेट जानकारी दे रहा है और इस वक्त नाइल का शक सीधा नीना पर जाता है क्योंकि नीना मेडिसन की असिस्टेंट है और जार्विस फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उसको पता होता है। फिर नाइल मेडिसन से मिलता है और कहता है कि मुझे लगता है कि नीना हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। फिर नाइल की बात सुनकर मेडिसन नाइल को कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगले सीन में हम रिक और मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन नाइल की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो रिक को कहता है कि तुम किसी FBI एजेंट से पता लगाने की कोशिश करो कि ब्रायन को हमारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है। तभी नेक्स्ट डे नाइल अपने लॉयर से मिलने के लिए जाता है और उसके सामने एक डील रखता है। नाइल कहता है कि तुम उन पैसों का इल्जाम अपने सिर पर ले लो जिससे तुम्हें सिर्फ 18 महीनों की जेल होगी और उसके बाद जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें हर साल की 10 गुना सैलरी दूंगा और इसी के साथ जार्विस यार्ड्स में 1% की पार्टनरशिप भी, जिससे तुम्हारी आगे की पता नहीं कितनी जनरेशन बैठकर खा सकती है। लॉयर भी नाइल की ये डील मान लेता है जिसके बाद लॉयर खुद ही FBI एजेंट ब्रायन के पास जाता है और उन पैसों का सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है। ये सब देखकर ब्रायन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब वो अच्छे से समझ गया था कि नाइल ने ही अपने लॉयर को ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन सबूतों के अभाव में ब्रायन नाइल के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाता। दूसरी तरफ एरिका और फ्रैंक के पास उनका लॉयर आता है। दरअसल फ्रैंक एक कंस्ट्रक्टर है और नई नई बिल्डिंगें तैयार करता है, लेकिन कुछ वक्त पहले फ्रैंक ने एक बिल्डिंग तैयार करवाई थी और उस बिल्डिंग में जिस सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की सीमेंट थी, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले ही वो बिल्डिंग गिर गई और उसके नीचे एक आदमी फंस गया जिसकी दोनों टांगे टूट गई थी और उसी चक्कर में फ्रैंक पर केस भी हो गया। एरिका और फ्रैंक का लॉयर उनको कहता है कि अब फ्रैंक को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और ये बात सुनकर एरिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी फ्रैंक एरिका को कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा जिससे तुम्हारी नौकरी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा और साथ में तुम बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रख पाओगी। फ्रैंक की बात सुनकर एरिका को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल वो फ्रैंक के लिए कुछ भी कर नहीं सकती थी। इसके बाद एरिका अपने बच्चों को लेने के लिए पार्क में जाती है जहां पर उसको रिक मिलता है। रिक एरिका को कहता है कि मैं फ्रैंक को इस बड़ी मुसीबत से बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब एरिका भी फ्रैंक को बचाना चाहती थी, इसलिए वो रिक की बात मान लेती है। अगले सीन में हम ब्रायन को देखते हैं। तभी ब्रायन के पास मेडिसन आती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। दरअसल मेडिसन ही वो गद्दार थी जो ब्रायन को नाइल की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दिया करती थी। आज जब मेडिसन ब्रायन के पास आती है तो ब्रायन मेडिसन को कहता है कि नाइल के लॉयर राइडर ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया है, इसलिए अब हमारे पास नाइल को पकड़ने के लिए कोई भी सबूत नहीं। ब्रायन की ये बात सुनकर मेडिसन जैसे गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी कि नाइल पकड़ा जाएगा। फिर ब्रायन मेडिसन को कहता है कि फिलहाल हमारे पास नाइल को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है और वो ये है कि तुम नाइल के खिलाफ
गवाह बन जाओ। ब्रायन की ये बात सुनकर मेडिसन ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो नाइल मुझे मार डालेगा, क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को गायब किया है, इसलिए मैं भी गायब नहीं होना चाहती। क्योंकि एक बार मैंने एक थियो नाम के आदमी के साथ काम किया था। नाइल को शक हो गया था कि मैं और थियो एक दूसरे के साथ अफेयर में हैं। फिर नाइल ने मुझसे उसके बारे में पूछा भी था, लेकिन मैंने उसको बताया कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद नाइल ने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद एक बार के सामने किसी ने थियो को चाकू मार दिया और पुलिस ने कहा कि थियो को किसी चोर ने मारा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये काम नाइल का था और उसके बाद भी नाइल ने लगातार पता नहीं कितने लोगों को गायब करवा दिया। ये बात बताते बताते मेडिसन ब्रायन के करीब आने लगती है, लेकिन ब्रायन मेडिसन को अपने से दूर कर देता है। अब इस बात पर मेडिसन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ब्रायन को कहती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। और इतना कहने के बाद मेडिसन ब्रायन के घर से निकल जाती है। फिर जैसे ही वो ब्रायन के घर से बाहर आती है, तभी उसके पीछे पीछे नीना भी वहां पर आ जाती है। फिर मेडिसन नीना को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो छुपकर ब्रायन से मिलने के लिए आई थी। फिर मेडिसन नीना को कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? लेकिन नीना कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। लेकिन मेडिसन तो नीना पर चिल्लाने लगती है और उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर देती है। नीना को भी मेडिसन पर गुस्सा आ जाता है और वो मेडिसन को कहती है कि मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूँ। और इतना कहने के बाद नीना वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपना सामान लेने के लिए ऑफिस में आती है तो उसके पास नाइल आता है। नाइल नीना को कहता है कि मुझे खबर मिली है कि कोई हमारे ही बीच वाला आदमी ब्रायन को खबर दे रहा है और मुझे लगता है कि वो तुम हो। फिर नाइल की बात सुनकर नीना नाइल को कहती है कि वो शख्स मैं नहीं हूँ बल्कि मेडिसन है। वही ब्रायन से छुप छुप कर मिलती है और आज भी मैंने मेडिसन को ब्रायन से मिलते हुए देखा है। नीना की ये बात सुनकर नाइल बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी मेडिसन उसके बारे में ही बातें लीक कर रही है। दूसरी तरफ मेडिसन जल्दी से अपने घर में आती है और अपने लॉकर में से कुछ पैसे और पासपोर्ट निकालकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से नाइल वहां पर आ जाता है। फिर जैसे ही मेडिसन नाइल को देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी नाइल मेडिसन से पूछता है कि आखिर तुम आज रात कहां पर गई थी? लेकिन मेडिसन उसको झूठ कह देती है कि मैं किसी की आर्ट गैलरी देखने के लिए गई थी। लेकिन नाइल को सारी बात पहले से ही पता थी। फिर नाइल मेडिसन को कहता है कि मुझे नीना ने सब कुछ बता दिया कि तुम ब्रायन को मेरी सारी जानकारी दे रही हो। मैंने तुम्हारी एक बार जान भी बचाई थी, फिर भी तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। और इन्हीं बातों को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। नाइल की बात सुनकर मेडिसन उसको कहती है कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो मुझे तुम्हारी आंखों में एक हैवान दिखाई देता है। फिर मेडिसन की ये बात सुनकर नाइल को गुस्सा आ जाता है और वो मेडिसन का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी मेडिसन नाइल की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है, जिसके कारण मेडिसन को नाइल से बचने का मौका मिल जाता है। फिर मेडिसन जल्दी से आर्ट गैलरी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाइल मेडिसन को पकड़ लेता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। उस वक्त नाइल इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो अपना आपा खो देता है और मेडिसन को बहुत ही बुरे तरीके से मार डालता है। फिर नाइल मार्टिन को कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। तभी थोड़ी देर बाद मार्टिन और रिक भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी मार्टिन मेडिसन की लाश देखकर हैरान रह जाता है। फिर नाइल उसको बताता है कि मेडिसन ही वो गद्दार थी जो ब्रायन के साथ मिली हुई थी। नाइल की बात सुनकर मार्टिन उसको थप्पड़ मारने लगता है, क्योंकि नाइल ने इतनी सी बात के लिए मेडिसन को मार डाला था। फिर जल्दी से रिक आकर मार्टिन को रोकता है और उसको नहाने के लिए भेज देता है। नाइल भी रिक की बात मानकर वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद रिक मार्टिन को कहता है कि फिलहाल तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस को कॉल करो और नाइल को उनके हवाले कर दो, या फिर नाइल को इस मुसीबत से बाहर निकलने में हेल्प करो। अगर मेरी मानो तो अपनी धरोहर को बचाओ। मार्टिन को भी रिक की बात सही लगती है, इसलिए वो तीनों मिलकर मेडिसन की लाश को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहां पर गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना देते हैं। दूसरी तरफ नीना जब मेडिसन की आर्ट गैलरी में आती है तो उसको वहां पर मेडिसन का लिखा हुआ सुसाइड नोट मिलता है और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एगी को देखते हैं, जो अपने घर से भागकर जंगल में आ गई थी, क्योंकि नाइल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि उसने एगी के घर पर टेडी की डेड बॉडी देखी है और अब पुलिस वाले एगी को ढूंढ रहे हैं। फिर एगी एरिका को फोन करने की कोशिश करती है, क्योंकि सिर्फ वही थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी।
लेकिन इस समय एरिका अपने सीनियर के साथ एगी के घर पर थी, इसलिए वो एगी का फोन नहीं उठाती। फिर एरिका अपने सीनियर ऑफिसर से पूछती है कि क्या आपको भी यही लगता है कि एगी ने ही टेडी को मारा है। फिर उसका सीनियर जवाब देता है कि हमें पता चला है कि एगी पिछले 4 सालों से टेडी को टॉर्चर कर रही थी, इसीलिए हमारा सारा शक उसी के ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ एगी शैली के पास फोन करती है और उसको कहती है कि एरिका को कॉल करके मेरे साथ बात करने के लिए कहो। एगी की बात सुनकर शैली कहती है कि फिलहाल तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, और इस बात से एगी को पता चल जाता है कि शैली के पास पुलिस वाले आए हुए हैं, इसलिए एगी जल्दी से फोन काट देती है और फोन में से सिम कार्ड भी निकाल देती है ताकि कोई भी उसको ट्रैक ना कर सके। अगले सीन में हम एरिका को देखते हैं जो अपने घर पर जाकर मेडिसिन की नोटबुक और उसका सुसाइड नोट देख रही थी। तभी वहां पर कुछ मास्क मैन आ जाते हैं। दरअसल मास्क मैन रिक और उसके आदमी थे। फिर सबसे पहले रिक एरिका के पेट में मुक्का मारता है और फिर एरिका को धमकी देता है कि अगर तुमने मेडिसिन के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार डालूंगा। रिक की बात सुनकर एरिका भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि वो अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर रिक एरिका के घर से मेडिसिन की डायरी और उसका सुसाइड नोट लेकर वहां से चला जाता है। फिर रिक नाइल के पास कॉल करता है और कहता है कि मैंने एरिका को समझा दिया है, अब से वो कभी भी तुम्हारे काम के बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। ये बात सुनकर नाइल काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रिक अपने भाई मार्टिन के पास जाता है और कहता है कि एगी के घर पर टेडी की लाश मिली है। उसने काफी वक्त से टेडी को अपने ही घर में बंद करके रखा हुआ था और नाइल ने ही इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसमें नाइल का कोई भी हाथ नहीं। दरअसल रिक नाइल को बचाना चाहता था, लेकिन मार्टिन को रिक के हाव भाव से पता चल जाता है कि रिक झूठ बोल रहा है। फिर इस बार रिक मार्टिन को सच बता देता है कि नाइल ने ही टेडी को मारा है। फिर वो मार्टिन को दिलासा देते हुए कहता है कि मैंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया है, अब नाइल को किसी से कोई भी खतरा नहीं है। जिस समय रिक मार्टिन को ये सब कुछ बता रहा था, उस समय मार्टिन के दिमाग की नस फट जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ नाइल से मिलने के लिए नीना आती है क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि नाइल ने ही एगी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया है। फिर नाइल नीना को कहता है कि एक रात मैं एगी के घर पर था, लेकिन जब मैं उसका वॉशरूम यूज करने के लिए गया तो मैंने एक कमरे में किसी की आवाज सुनी। फिर जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए गया तो एगी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मैं तभी समझ गया कि जरूर कमरे के अंदर टेडी होगा, इसलिए मैंने अगली सुबह पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। नाइल नीना को यह सब कुछ बता ही रहा था कि तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि मार्टिन के दिमाग की नस फट गई। फिर नाइल और नीना दोनों ही हॉस्पिटल जाते हैं, जहां नाइल अपने पिता को इस तरह देखकर काफी दुखी हो जाता है। फिर डॉक्टर नाइल को कहता है कि मार्टिन के दिमाग की नस फटने की वजह से उनके सिर में खून जमा हो गया है और इस वक्त मार्टिन कोमा में है। ये बात जानकर नाइल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन रिक तो नाइल से और भी ज्यादा नाराज था क्योंकि नाइल की वजह से ही आज मार्टिन की ये हालत हो गई। अगले सीन में हम एगी को देखते हैं जो कि रात को एक सेफ जगह देखकर वहां पर सो जाती है क्योंकि वो भागते भागते काफी ज्यादा थक गई थी। फिर नेक्स्ट डे एगी एरिका के पास कॉल करती है, लेकिन एरिका एगी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब इस बात पर एगी समझ जाती है कि एरिका को नाइल की तरफ से जान से मार देने की धमकी मिली होगी, इसलिए एगी सिर्फ एरिका से मेडिसिन की डायरी और उसकी सुसाइड नोट वापस मांगती है, लेकिन एरिका मजबूर थी, इसलिए वो एगी को कुछ भी देने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ नाइल मार्टिन के पास आता है और उस वक्त रिक भी वहां पर मौजूद था। फिर रिक नाइल को कहता है कि मार्टिन की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि जब से तुम पैदा हुए हो तभी से तुम मार्टिन को मारने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हारी बहुत सारी करतूतों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन टेडी की मौत के बारे में उनको पता चल गया था। फिर रिक नाइल को कहता है कि मार्टिन की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि जब से तुम पैदा हुए हो तब से ही तुम मार्टिन को टेंशन दे रहे हो। मैंने तुम्हारी बहुत सारी करतूतों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन टेडी की मौत के बारे में मार्टिन को पता चल गया कि उसको तुमने ही मारा है और उसकी ये हालत हो गई। तभी नाइल के पास नीना का फोन आता है और वो नाइल को कहती है कि मैं भी हॉस्पिटल आ रही हूँ, लेकिन नाइल नीना को हॉस्पिटल में आने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अपनी आर्ट गैलरी पर ध्यान दो, और इतना कहने के बाद नाइल फोन काट देता है। फिर नीना अपनी आर्ट गैलरी में चली जाती है, लेकिन चुपके चुपके एगी भी वहां पर आ जाती है, लेकिन वो नीना से मिलने से पहले पुलिस को अपने आर्ट गैलरी में होने के बारे में बता देती है,
जिसके बाद एगी नीना से जाकर मिलती है। एगी को अपनी आर्ट गैलरी में देखकर नीना पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एगी नीना को कहती है कि मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने टेडी को नहीं मारा, और अपने दिल की गहराई में तुम भी ये बात जानती हो कि टेडी को नाइल ने मारा है। तुम एक झूठी जिंदगी जी रही हो, क्योंकि मैंने देखा है कि नाइल तुम्हें इतना काबिल नहीं समझता जितनी काबिल तुम हो। वो तो तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई भी नहीं बताता। जिस समय एगी ये सब कुछ बता रही थी, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एगी को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद नीना अपने घर पर चली जाती है, जहाँ पहले से ही नाइल उसका इंतजार कर रहा था। नाइल को भी पता चल गया था कि एगी नीना से मिलने के लिए आर्ट गैलरी में आई थी, इसलिए नाइल नीना से पूछता है कि आखिर वो तुम्हारे पास क्या करने आई थी। फिर नीना जल्दी से अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा देती है और नाइल को कहती है कि एगी मुझे बताने के लिए आई थी कि वो निर्दोष है, उसने टेडी को नहीं मारा, बल्कि मेडिसन और टेडी को तुमने मारा है, क्योंकि मेडिसन ने जो सुसाइड नोट लिखा था वो उसने अपनी मौत से 2 साल पहले लिखा था, उस समय जब उसने बाथटब में खुद की जान लेने की कोशिश की थी। नाइल जब नीना के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर नीना नाइल पर जोर देकर पूछती है कि क्या तुमने ही मेडिसन और टेडी को मारा है। ये बात सुनकर नाइल परेशान हो जाता है और नीना को सब कुछ सच सच बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि मैंने ही मेडिसन को मारा है, क्योंकि तुम भी यही चाहती थी। उस रात तुमने ही मुझे बताया था कि मेडिसन ब्रायन के साथ मिली हुई है, और इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि तुम मेडिसन को मरवाना चाहती थी। और फिर वो गुस्से गुस्से में ये भी बता देता है कि मैंने ही टेडी को मारा है। ये बात जानकर नीना बौखला जाती है, क्योंकि नाइल ने अब तक उससे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा था। लेकिन फिर नाइल नीना के सामने इमोशनल होने का नाटक करता है, लेकिन नीना समझ जाती है कि नाइल नाटक कर रहा है ताकि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। फिर नेक्स्ट डे नाइल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां आज कौंसल वुमेन भी अपने ही हित में बोलने वाली थी। कॉन्फ्रेंस के बाद जब नाइल नीना के पास आता है तो नीना नाइल को कहती है कि अपना फोन चेक करो, तुम्हारे पास मैंने एक मैसेज भेजा है। फिर जैसे ही नाइल फोन चेक करता है तो देखता है कि नीना ने उसके पास एक रिकॉर्डिंग भेजी है। जब नाइल उस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें नाइल ने यह कबूल किया था कि उसी ने मेडिसन और टेडी को मारा है। इतने में वहां पर FBI टीम भी आ जाती है और नाइल को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। तभी कुछ दिन बाद नाइल को कभी भी ना खत्म होने वाली उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ रिक ने अपने हाथों से मार्टिन को मौत के घाट उतार दिया था, ताकि मार्टिन अपने जिंदा रहते हुए अपनी डूबती हुई धरोहर को ना देख सके। फिर रिक भी पुलिस वालों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और साथ ही नाइल के बारे में और भी सबूत दे देता है। तभी एक दिन एगी नाइल से मिलने के लिए जेल में जाती है और कहती है कि अब मेरी किताब पूरी होने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किताब में लिखे गए आखिरी शब्द तुम्हारे हों। फिर नाइल एगी को कहता है कि टेडी को मारने में जितना मैं भागीदार हूँ उतनी ही तुम भी हो, क्योंकि तुम यही तो चाहती थी कि टेडी मारा जाए, लेकिन मैंने तुम्हारे दर्द को अपना समझकर टेडी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसका सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। फिर एगी वहां से चली जाती है और कुछ दिनों के बाद अपनी किताब पूरी करने के बाद वो उस किताब को पब्लिश कर देती है। फिर मार्केट में आते ही वो बुक बेस्ट सेलर बन जाती है। एगी ने इस किताब का नाम द बीस्ट इन मी रखा था। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि रिक को लग रहा था कि नाइल ने अपनी लाइफ में जो जो काम किए हैं वो उम्र कैद के लायक नहीं, बल्कि उन कामों के लिए तो उसको मौत की सजा होनी चाहिए थी। इसलिए वो अपने कुछ कैदी दोस्तों को कहकर नाइल को जेल में ही मरवा देता है और इसी के साथ नाइल का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। अगले सीन में हम नाइल की वाइफ नीना को देखते हैं, जो कि अब मां बन चुकी थी, क्योंकि उसके घर पर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया था। अब नीना उसको बहुत प्यार करती है और चाहती है कि उसका बेटा अपने बाप की तरह ना बने, बल्कि एक अच्छा इंसान बने। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हो सके तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।